नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। बैठकों का सिलसिला जोर पकड़ रहा है तो टिकट के लिए प्रत्याशी प्रयास भी कर रहे हैं और बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी तय कर उन्हें कमान सौंप दी है। पार्टी मेयर की कुछ सीटों पर नए चेहरे भी तलाश रही है तो समाजवादी पार्टी के खेमे में भी नेता टिकट के लिए जुटे हुए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतर रही है। चुनावी रण तैयार, प्रत्याशियों का इंतजार। इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं न्यूज स्टेट के अहम सवाल। निकाय की बारी, किसकी कितनी तैयारी? शहर की सरकार कौन कितना होगा सरदार? शहर के समर में किन मुद्दों का होगा असर? गली मोहल्ला किस बात पर सियासी हल्ला? और निकाय की दौड़ में क्या बीजेपी ट्रिपल इंजन दौड़ा पाएगी? तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रभारियों का ऐलान कर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है। लखनऊ में शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक भी हुई। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। देखा जाए तो इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ। तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली। टिकट की प्रक्रिया है, बाकी प्रक्रिया है, लोग जल्दी से जल्दी अपनी प्रक्रिया पूरा करें लोग और जल्दी जनपदों में जाकर ये टिकटों की प्रक्रिया को पूरा करें। उधर कानपुर में पार्टी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी की नीति को साफ किया। प्रत्याशी चयन की हमारी प्रक्रिया है और हम सारे विषय पर नीचे से लेकर हमारे मंडल, जिले, प्रदेश, क्षेत्र पर एक कोर कमेटी बनी है, वो सारे निर्णय लेगी। बीजेपी ने संशोधन के बाद निकाय चुनाव के प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कई मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी अपने कुछ मौजूदा मेयर को मौका न देकर नए चेहरों पर भरोसा करना चाह रही है। पूर्व और मौजूदा का कोई विचार नहीं होता है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा काम, हमारे कार्यकर्ता की लोकप्रियता और सरकार के किए गए कामों के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। वहीं निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चहल पहल बढ़ गई है। सोमवार की सुबह से ही पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दफ्तर पहुंच गए थे। दफ्तर के बाहर टिकट मांगने वालों की लाइन लगी है। मैं गोरखपुर ऐसी सीट से अपने नेता से टिकट मांग रहा हूं, जहां मैं कहता हूं कि समाजवादी सोच विचारधारा के साथ मैं व्यापारियों का भी वोट लूंगा, हर वर्गों का वोट लूंगा। चुनाव के लिए बीएसपी भी पूरी ताकत से जुट गई है। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने सरकार और चुनाव आयोग से निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराए तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने जिलों के डीएम और पुलिस अफसरों को खास दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत चुनाव के दौरान कोई भी अफसर मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। डीएम, एसएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर को जिले में ही रहना होगा। जिन जिलों में चुनाव होंगे वहाँ 48 घंटे पहले ही बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, और साथ ही डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अनिला सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट है। कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनिला जी, सबसे अहम सवाल, एक बार फिर से बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए जो सिटिंग मेयर्स हैं उनका टिकट काटने की तैयारी कर रही है। क्या इससे नाराजगी नहीं बढ़ेगी और कैसे हैंडल किया जाएगा? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जब भी टिकट्स डिक्लेयर होते हैं या कुछ भी होता है, उससे पहले इस प्रकार ये कयास लगाए जाते हैं कि कितने के टिकट कटेंगे, कितनों के बचेंगे, कौन कैसा। मुझे लगता है कि ये जो है प्रेरोगेटिव हर राजनीतिक दल का है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, किसको आगे बढ़ाना है, किसको अभी पार्टी के काम में लगाना है। उसके अनुसार स्थितियां देखते हुए मुझे लगता है कि नाम
जो है उसका फाइनलाइजेशन होगा। अभिषेक जी, इतना मुझे यकीन है कि जैसे कि पिछली बार हमने मेयर्स का देखा था कि हमारा स्कोर जो है वो 90% से ऊपर गया, तो उसी प्रकार से इस बार भी हमारी बैटिंग होगी एंड 100% हमारे मेयर्स बनेंगे। ठीक है अभिषेक भाई, बीजेपी के लिए क्लियर हो गया है कि किस पार्टी का, सहयोगी पार्टी का रोल क्या होगा। गठबंधन को लेकर कम से कम स्थिति साफ हो गई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ ही लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के साथी थे उनका स्टैंड क्या अब तक क्लियर हो गया है? क्या रोल उनका रहने वाला है? ये बहुत क्लियर है आयुष भाई, और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहे शहरों की बात हो, चाहे ग्राम सभाओं की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, नगर पंचायत हो, हम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की ये बात समझती है कि देखिए, हम जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, हमने करीब 34% वोट पाए थे 22 के विधानसभा चुनाव, और 77 सीटें 2,500 के कम मार्जिन से हारे। लेकिन जनता इस समय जो परेशान है, जो चाहे महंगाई को लेकर, चाहे बेरोजगारी को लेकर, चाहे कहते हैं नगर निगम के जैसे कहते हैं सीवर की प्रॉब्लम हो गई, चाहे रोडों की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीजें हमारे जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वहां पे उठा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार आपको ये चुनाव बहुत रोचक देखने को मिलेगा। डॉक्टर उमाशंकर राजभर, एसबीएसपी क्या स्टैंड होने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है, और खास करके आप पूर्वांचल पे फोकस रहेंगे या पैन यूपी आप ये निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? और जी इस बात को ध्यान रखते हमारे नेताओं प्रकाश राजभर जी कल तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आप देखे होंगे हमारी पार्टी कितनी सक्रिय है। ये हफ्ते में संडे को या पिछले हफ्ते में कंटिन्यू हम जो है हमेशा जनता के बीच रहे हैं, और इसी मुद्दे पे हम पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, सब पे हमारे प्रत्याशी जो है उतरेंगे। और ज्यादा नहीं, आप देखिएगा अगले हफ्ते या इसके हफ्ते तक जो है माननीय नेताओं प्रकाश राजभर की चुनावों के जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा कर देंगे। अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, स्वागत है। सवाल यही है अभिमन्यु जी, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयारी में है, और खास करके जब लगातार पार्टियों की बैठकें हो रही हैं तो उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से निकाय चुनाव के रण में उतरेगी? आयुष जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आयुष जी, ये स्थानीय चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुद्दे आधारित ही राजनीति करती है, मुद्दे आधारित ही आंदोलन चलाती है। आज जिस तरह से प्रदेश में लूट मची है सब लोग जान रहे हैं। जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद है बनारस से, वो मेयर की सीट है वहां पर, और वहां 32 नाले गंगा जी में गिरते हैं। ये कहते हैं मुझे माने बुलाया है। जो एसटीपी है जो सफाई करेगी गंगा की, जब माननीय कोर्ट ने पूछा सफाई क्यों नहीं हो रही है, तो सरकार कहती है कि नहीं हो पाएगी सफाई। पूछा जाता है क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एसटीपी जो दिया हुआ है वो गौतम अडानी को दिया हुआ है। इन्होंने जो नाविकों को, जो मल्लाहों को, जो नाविक का काम है, जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है, उनसे रोजगार छीनकर क्रूज वालों को दे दिया, इंडस्ट्री वालों को दे दिया। प्राचीन मंदिर थे, प्राचीन मंदिर तोड़कर कॉर्पोरेट मॉल्स बना दिए वहां पर। इसी तरह गौओं की बात करें, जो नगर पालिका और नगर पंचायत में छुट्टा जानवर से किसान ही परेशान नहीं है, वहां के जो आम लोग है, आमजन है, वो परेशान है। फसल चौपट हो रही है। आप बताएं कि एक जो गौ रक्षक है, गौ सेवक है, वो गाय कितनी रख सकता है? नहीं सेवा कर सकता। 30 रुपए रोजाना प्रति गाय से वो कैसे उसका पेट भरेगा? जो वाराणसी वाले मुद्दे हैं अभिमन्यु जी, उन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। विपक्ष वाराणसी से साफ हो गया, क्लीन, बीजेपी को वहां से सारी सीटों पर जीत मिली। मेरे सवाल सुनिए ना, उन मुद्दों को लेकर अगर फायदा मिलता है तो समाजवादी पार्टी को या एसबीएसपी को क्यों नहीं मिलेगा, जो आपकी तुलना में उस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है? कांग्रेस क्यों जीत जाएगी वहां? आयुष जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ज्ञान जनता के पाले में है। चुनाव भाजपा वर्सेस जनता हो रहा है, और जनता जिसको चाहेगी, जिस पे यकीन करेगी, जनता उसके साथ रहेगी। आज मुद्दों की कमी नहीं है। नगर निगमों में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नगर पालिका, नगर पंचायत पे नहीं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है अभिमन्यु जी, जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं, और खास करके वाराणसी में तो बीजेपी ने सारी सीटें विधानसभा में जीती। मेरा सवाल ये है कि जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं, परेशानी खड़ी हुई है, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी या एसबीएसपी को वहां फायदा क्यों न मिले, जो वहां आपकी तुलना में ज्यादा मजबूत है जमीन पर? देखिए आयुष जी, 89 के बाद कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ती रही,
2022 में कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, लेकिन हम जनता को अपनी बातों को नहीं समझा पाए क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। हम लोग अकेले नहीं लड़ पाए, कमजोर संगठन था, हमारा संगठन मजबूत हो गया, हम अपनी बात नहीं समझा पाए। भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दे जो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों को समझा पाई। ठीक है, हम असल मुद्दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई। अनिला जी, एक बड़ा आरोप है असल मुद्दों पर चुनाव आप लोग होने नहीं देते हैं। हम तो मुद्दे देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु ने खुद ही इस चीज को मान लिया, एडमिट कर लिया कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठा नहीं पाते हैं, उन जनता को समझा नहीं पाते हैं, और अपना जो एक विफलता है, फेलियर है, उसको उन्होंने अभी स्वयं जो है उसको एडमिट कर लिया। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को ये चीज समझ लेना चाहिए कि साहब, जब आपको यही नहीं पता कि क्या मुद्दे हैं, कैसे उठाने हैं, कैसे जनता के बीच में जाना है, तो आप तो यहाँ से सफाचट हो चुके हैं। और रहा कि ये तो भावनात्मक मुद्दे हैं। अगर आपको लगता है पाकिस्तान जो है वो भावनात्मक मुद्दा है, चीन जो है वो भावनात्मक मुद्दा है, तो आपकी समझ पर मुझे तरस आता है, आपकी पार्टी की समझ पे मुझे तरस आता है। चाहे हम चीन की बात कर लें, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, ये भावना, यही तो आरोप लगा रहे हैं कि चीन पाकिस्तान वाला मुद्दा लेकर आप निकाय के चुनाव में उतर रहे हैं, जहां लोकल सड़क, नाली और पानी निकासी का मुद्दा होगा। क्यों नहीं दिखाई जा ठीक। तो मैं बात पूरी करी हूँ। तो ये भावनात्मक मुद्दे नहीं, ये हमारे लिए रियल मुद्दे हैं। दूसरी बात, जहां पर आप सफाई की बात कर लें, पानी की बात कर लें, हर घर जल का जो हमारा पूरा मिशन चल रहा है, बेहद सक्सेसफुल मिशन है। यहाँ पे जो कूड़ा है उसका किस प्रकार से डिपॉजिट करना है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, उसका डिपोजिशन कैसे होगा, मुझे लगता है छोटे से छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक बहुत सिस्टमैटिक सारी चीजें चल रही हैं। आपका खुद का स्टूडियो नोएडा शहर में है, अब नोएडा शहर को ही देख लीजिए। वैसे आप कहेंगे कि भाई छोटा शहर है, पर आप देख लो कि किस तरीके से। नहीं मैम, ठीक है, नोएडा का एग्जांपल दिया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछली सरकारों ने भी यहाँ पर बेहतर काम किया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बारिश होती है तो यूपी के आधे शहर जो है वो पानी में डूबने लगते हैं। तमाम निकायों की अगर बात कर ले, एक बेमौसम बारिश की वजह से वो तस्वीर भी आती है। अनिला जी। जी, आप बात ठीक कह रहे हैं कि जो नालियां होती हैं, हर बरसात से पहले हर नगर निगम जो है वो नालियों को साफ कराते हैं। ये नालियों में अक्सर जो कूड़ा डालने की परंपरा रही है पहले, जिसकी वजह से बहुत चोक हो गई थी, तो वो सारी चीजें अभी ठीक हो रही हैं। इसीलिए घर घर जाकर कूड़ा भी इकट्ठा किया जाता है कि नालियों में कूड़ा मत डालिए, मलबा मत डालिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर रहने दीजिए। पहले इस प्रकार की कोई कदम उठाए नहीं गए क्योंकि अपीसमेंट की राजनीति करनी थी। या तो आप केवल और केवल अपीसमेंट कर लीजिए, या फिर उस जगह। अभिषेक भाई, एक बड़ा आंकड़ा ये है कि शहरी वोटर जो बीजेपी के पक्ष में रहता है पारंपरिक तौर पर, तो ये ऐसा हो गया कि बीजेपी की पिच पर आप लोग को बैटिंग करनी पड़ेगी, और उसमें भी जो 2014 के बाद का चुनावी पैटर्न है वो बीजेपी के पक्ष में रहा, आपके खिलाफ रहा है। आयुष भाई, मैंने बोला ना, अभी हमारी बड़ी बहन अनिला जी बता रही थी, नगर निगम के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्योटो बनाने का वादा किया था, वाराणसी शहर सही में क्योटो बन गया। यहाँ पे सड़कों पे आप देखिए, बारिश हो जाए, अभी आपने खुद कहा और सारी दुनिया को पता है, अभी यहाँ नाली इतनी बुरी तरीके से बहेगी, और उसमें कहते हैं ना, अभिषेक भाई, आपका घर तो आजमगढ़ में है, आपका घर तो आजमगढ़ में है, वाराणसी जाते होंगे, देखा होगा कितना वाराणसी का बदलाव हो गया, कितनी तब्दीलियां आ गई हैं। इससे तो आप खारिज कर नहीं पाएंगे, आप तो पड़ोसी है वहाँ के। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो कई शहरों में रहता हूँ, मैं पूर्वांचल का हूँ, कई शहरों में रहता हूँ, मैं लखनऊ भी रहता हूँ, आजमगढ़ भी रहता हूँ, बनारस भी रहता हूँ, अस्पताल चलते हैं मेरे आयुष भाई। बाकी बात मैं आपसे जो बता रहा हूँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुद्दे की बात है, हमारी बहन ने जो कहा, बड़ी बहन है हमारी, और इन्होंने खुद एडमिट किया है कि कोई चीजें कहते हैं ना दुरुस्त नहीं थी। एसटीपी आप देख लीजिए, नमामि गंगे ये परियोजना शुरू हुई, क्या हुआ नमामि गंगे का? नमामि गंगे से क्या हासिल किया? क्या बनारस में गंगा साफ हो गई? सबको पता है, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ सारा पैसा लोगों ने लूट लिया, लूट के और उसको बंदर बाट चलिए उसको, अभी भी वही हाल। नहीं, मेरा सवाल वही है कि ये मुद्दे जो है लगातार रहे आप लोगों के लिए, उन मुद्दों पर जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया, इस बार वोट मिल जाएंगे, ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? जीते ना, जहाँ के रहने वालों वहाँ 10 सीटें जीते कि नहीं, आप मुझे बता दो। अभिषेक भाई, अभी मैंने कहा आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, बगल में वाराणसी, आपने कहा कि मैं हर जगह रहता हूँ। अब जब अपने पक्ष वाला आंकड़ा गिनाना हो तो विधानसभा चुनाव का आंकड़ा ले आया। अरे मैंने पक्ष वाला नहीं, आयुष भाई, कहीं तो हमें विपक्ष को बोलने दो ना, हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि महंगाई जब डायन होती थी, आज वो डायन बन के नहीं बैठे। सवाल अभिषेक भाई वही है, ये मुद्दे आप लोग हर चुनाव में उठाते रहे हैं,
14 के बाद फिर 17 का चुनाव हुआ, निकाय का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव है, फिर 23 की बारी है, फिर 24 भी आ जाएगा। वो मुद्दे आप जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, ये सवाल मेरा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज बोलिए। आयुष भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी, आयुष भाई, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमने वो मुद्दे उठाए तो समाजवादी पार्टी 1992 में जब स्टैब्लिश हुई तो 34% पे पहुंच गई। अगर 3% का सिर्फ वोट स्विंग होता तो आज हम सत्ता में होते, 77 सीटें हम 2500 के कम मार्जिन से हारे। तो ये सबको पता, हम जनता के बीच में अपनी बात पहुंचा रहे हैं और बहुत मजबूती से पहुंचा रहे हैं। ठीक है उमाशंकर जी, और हम लगातार ठीक अभिषेक भाई मैं लौटता हूँ। उमाशंकर जी, एक परसेप्शन दिखा है कि एसबीएसपी का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, कभी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की पाली में, और फिर ऐसी सुगबुगाहट है कि 24 के चुनाव में आप लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसी लड़ाई में निकाय चुनाव को लेकर आप लोग संदेश कार्यकर्ताओं को और जनता को क्या दे पा रहे हैं? हर चीज बात को ध्यान रखे, 89 से 1989 से भारत में जो है हमेशा गठबंधन की सरकार रही है, चाहे एनडीए रहा हो चाहे यूपीए रहा हो। ये हालत उत्तर प्रदेश में 17 में हम जो है भाजपा के साथ में रहे तो पूर्वांचल में हमारी हैसियत आपने देखा कि हम भाजपा को कहां से कहां तक पहुंचा दिए। 22 में हम समाजवादी के साथ में थे, समाजवादी को हम 47 से 100 तक पहुंचाने का काम किए। यह ताकत पूर्वांचल में लोगों ने देखा है। माननीय नेताओं प्रकाश राजभर जी की क्या हैसियत है जो है। और आज तो डेट में जब हम 22 के बाद से जब से अलग हुए समाजवादी से, पूरे प्रदेश में हमारे नेता भ्रमण कर रहे हैं। आज सोचिए कि आप जो है महत्व से लेकर के आज नोएडा तक पूरी तक हमारा 9,000 से 15,000 कार्यकर्ता तैयार हो गया है और हम तो पूरे प्रदेश में धीरे अपना प्रयत्न कर रहे हैं। और इसकी आपको नगर पालिका के लिए बता दूं, आयुष जी, जो नगर पंचायत जिसके पहले परिषद हुआ था तो 117 सीटें हम जो जीते थे जिला पंचायत की, और बलिया एक ऐसी इस हाईएस्ट 17 जो है हमारे हाईएस्ट सबसे ज्यादा उस समय जो है जिला परिषद के लोग जीते थे। और बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर आप देखिए नगर पालिका का क्षेत्र जो है माननीय योगी जी ने बढ़ा दिया है। तो उसमें बहुत से वार्ड जो है ग्रामीण भाग में आ गए हैं। और जहां हमारा वोटर रहता है तो इस बार हम जो है मैक्सिमम आप जानकर रहिएगा, चाहे बनारस हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, और जिले में जो है हमारी ज्यादा पार्षद जीत करके आएंगे। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन मैंने ये पूछा आप लोग बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ जाते रहे, संदेश कैसे दे पा रहे हैं कि भैया हम अलग हैं? मैंने कहा कि 89 से इस बात को आयुष जी आप बारीकी से देखें कि 89 से जो है चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे एनडीए में बनाई हो, 40 लोग थे, या यूपीए रहा हो, आपने उसमें देखा होगा। तो इस सत्ता की हमारे किसानों के साथ जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं हमारे नेताजी, और उसमें जो स्टैंड हमारा होगा जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ कभी भी जाने के तैयार रहेंगे। अभिमन्यु जी, एक हाशिए पर देखा है कांग्रेस को यूपी के लिए, खास करके स्पेसिफिक अगर बात की जाए, वो परिस्थिति कैसे बदलेगी? निकाय चुनाव को लेकर जो काडर है वो मजबूती से कैसे खड़ा हो, जब उस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की बात होती है, शुद्ध पॉलिटिक्स की बात होती है, ऐसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस में भी एक अलग अलग पैटर्न दिखता है। चाहे वो जो आचार्य हैं आपके लखनऊ से, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका एक अलग स्टैंड दिखा, प्रमोद तिवारी का अलग स्टैंड दिखा, अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयानबाजी दिखती है। क्या उसका असर ऐसे चुनाव में देखा जाएगा? आचार्य प्रमोद तिवारी जी। कांग्रेस पार्टी में जैसे घरों में व्यवस्थाएं होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऐसे कांग्रेस पार्टी में व्यवस्थाएं जो नेता कहना चाहते हैं। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के बारे में कह रहे थे और प्रमोद तिवारी जी जो वो कह सकते हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म में बातें रखी जा सकती। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादा अपना पूरा नहीं कर पाए। वाईफाई की बात करी, वाईफाई नहीं कर पाए। जहां जहां नगर पालिका, नगर पंचायत अपने स्कूल चलाते हैं, जो शिक्षा संस्थान है, ये लोग उनको भी नहीं दुरुस्त कर पाए हैं। इनकी सरकार में जो जो वादे थे, देखिए पार्कों का सौंदर्यकरण की बात थी, वो सौंदर्यकरण नहीं है। कूड़े का ढेर की मैडम बात कर रही थी। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और कूड़ा निस्तारण प्लांट नहीं है। मैडम मुझे बताएं, ये ग्रेटर नोएडा की बात कर रही थी, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। एनडी तिवारी जी तब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपनी तरफ से कितने औद्योगिक क्षेत्र बनाए, एक भी नहीं बना पाए। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है, चाहे साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे कानपुर हो। मेरा सवाल वही है कि इन मुद्दों को लेकर आपको समर्थन नहीं मिल पा रहा है। सारा विकास का कार्य एक लोकसभा सीट तक सीमित हो गए हैं, 2 विधानसभा सीटों तक सीमित हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की है। अभिमन्यु जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़े सूबे में 1 लोकसभा सीट तक सीमित है और 2 विधानसभा सीट, 404 में सिर्फ आप 403 में 2 सीटों तक सीमित हो गए। वही मेरा सवाल है कि मुद्दों को लेकर आपको जनता वोट क्यों करेगी?
जनता वोट इसलिए करेगी जब हम जनता के बीच में जाने लगेंगे। हम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे थे, अब हम इस बात को एडमिट करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सच तो बोलते हैं। चलिए ये आपकी बेबाकी बड़ी अच्छी है कि आपने ये कबूला कि कांग्रेस जा नहीं पा रही जनता के बीच। 15 लाख देंगे और बाद में कह देंगे जुमला है, कहेंगे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलते। अल्लाह जी, एक बड़ा सवाल है स्मार्ट सिटीज को लेकर जो ऐलान किया गया था उसमें यूपी के भी कई सारे शहर थे और कुछ निगम भी थे, मसलन प्रयागराज का, वो परिस्थिति बदली कितनी है? स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। अनिला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। अनिला जी, मेरा सवाल ये था कि 2014 में स्मार्ट सिटीज की बात की गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के कई सारे शहर थे और उसमें कुछ निगम भी थे, मसलन प्रयागराज, वहां पर कितनी परिस्थिति बदल पाए आप लोग? बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं, बहुत ज्यादा परिस्थितियां बदल गई हैं। और यही देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक शहर से ही तो आती है ना। तो शहर में आप अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां के लोग अगर खुश नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि वहां की जनता कभी भी वोट करेगी? तो जनता ने देखा है ना कि यहाँ का उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनके नाम पर एक भ्रष्टाचार का आरोप दिखा दिया जाए, अपराधीकरण वो रोक रहे हैं, भ्रष्टाचार वो रोक रहे हैं। जब भ्रष्टाचार रुकेगा तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। और कोई चलिए ठीक है, बहुत छोटा सा रिएक्शन। अभिषेक जी, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। विकास का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। यही विकास था कि बीकेटी के विधायक विनोद शुक्ला ने माननीय हमारी बहन को दिखाया नहीं, शायद 44 करोड़ का घोटाला दिखाया रोड में, आप ही के पार्टी के विधायक ने, और उसको भूल गई आप। उस पर कार्रवाई भी तो हुई। यही तो बीजेपी दम खम ठोकती है कि हमने ऐसे मामलों को लेकर एक्शन भी लिया है। एक्शन क्या लिया है? 44 करोड़ का घोटाला हो रहा है, पीडब्ल्यूडी में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और सबसे बड़ी, चलिए वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ लगातार बैठकों का दौर देखा गया, अब चुनाव को लेकर ऐलान के साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या जिन मुद्दों की गूंज प्रदेश स्तर पर है उन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होगा, मसलन लगातार ओबीसी